अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अयान सर लेके आया हूँ आपके लिए आपके प्लेटफॉर्म कंसेप्टम एकेडमी पे न्यू लेक्चर मोमेंटम बैच के लिए। जी हाँ, इस बार मोमेंटम बैच नाम तय किया गया है आपके बैच का, जो कि क्रैश कोर्स होगा 45 डेज़ का। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है और इसमें CBSE के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जो पहला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वह होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि चैप्टर नंबर 2। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर को एक्सक्लूड कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं फर्दर इस चैप्टर में। तो हम लोग बहुत ही प्रिसाइजली बात करेंगे, जितना ज़रूरत है उतना ही बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि आप इस वीडियो लेक्चर को आप अपने पॉडकास्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, अपने फ्री टाइम में इसको सुन सकते हैं ताकि चैप्टर्स मेमोराइज होता जाए। 45 डेज़ का जो क्रैश कोर्स चलेगा उसमें इन वीडियोज़ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा अपने मार्क्स को बूस्टअप करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका थोड़ा सा इतिहास समझे तो हमारा जो प्लांट है उसको 5 भागों में बांटा गया था। 5 भागों में, यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि ये फ्लावर देता है और फ्लावर देने का काम भी करता है। ठीक है, बाकी सब जो है वो उतना ज़्यादा फ्लावर देते नहीं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। क्लियर है ये चीज़ें? तो यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पूरी तरीके से बात करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी फ्लावर का इंपॉर्टेंस की। फ्लावर का इंपॉर्टेंस क्या है? तो ह्यूमन के लिए फ्लावर का जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सोशल वैल्यूज़ हो जाए, कमर्शियल वैल्यूज़ हो जाए या फिर इकोनॉमिकल वैल्यूज़ हो जाए, तो वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अपना NCERT भी इस लाइन को लिखता है कि फ्लावर इज़ वेरी सोशल एंड एस्थेटिक इम्पॉर्टेंस फॉर द, यानी कि इस तरीके से लिखता है कि इट इज़ अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट विच अट्रैक्ट्स मैनी इंसेक्ट्स इवन ह्यूमन बींग्स टू। ओके, तो ये फ्लावर की डिस्कशन या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते। तो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस इन फ्लावर्स एंड इन प्लांट्स। ओके, सो फर्दर देखते हैं कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बाई पेरेंटल कंडीशन है जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व होते हैं। बाईसेक्सुअल कंडीशन अगर है तो एक ही बॉडी में मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर है ये चीज़? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट्स के भी केस में इसमें 3 इवेंट्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन की बात करें तो प्री फर्टिलाइजेशन प्लांट्स के केस में 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला होता है गैमेटोजेनेसिस। बायोलॉजी कैसे सीखते हैं आप लोग को पता है, बहुत समझदार है आप लोग, कि गैमेटोजेनेसिस का अगर मतलब बायोलॉजी सीखते हैं वर्ड्स को स्प्लिट करके। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेटो प्लस जेनेसिस, यानी गैमिट्स का फॉर्मेशन। गैमेटो का मतलब गैमिट और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि गैमिट का फॉर्मेशन को ही गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। इसके बाद है गैमिट ट्रांसफर। तो प्लांट्स या फ्लावर के केस में जो ट्रांसफर होता है गैमिट्स एक सेक्स से दूसरे सेक्स में, यानी मेल से फीमेल में, वो पॉलिनेशन के माध्यम से हो पाता है। तो ये हो गया पहला स्टेज क्लियर, यानी प्री फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया। अब आगे बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जो ओव्यूल में होता है, ओवरी में होता है फ्लावर के, उसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पॉलिनेशन ही फर्टिलाइजेशन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पॉलिनेशन जो है जस्ट ट्रांसफर ऑफ गैमेट ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्लियर है ये चीज़ें? अब आगे बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड का फॉर्मेशन होगा और सीड से फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ये कैसे होगा आगे हम लोग देखेंगे। तो ये मेजर 3 इवेंट्स है जो प्रेजेंट होता है। बहरहाल आगे बात करते हैं तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें प्री फर्टिलाइजेशन से पहले। तो प्री फर्टिलाइजेशन करने के लिए आपको ज़रूरत है किसकी? तो आपको ज़रूरत है मेल के गैमेट की, फीमेल के गैमेट के लिए। तो उसके लिए आपको गैमेट बनाना पड़ेगा और गैमेट बनाने के लिए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल। तो हम लोग बात करेंगे अभी इस वीडियो में, देखते हैं कहाँ तक जाता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो मेल के लिए होता है एंड्रोसियम या स्टेमेन भी यूज़ कर सकते हैं आप। एंड्रोसियम वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं और स्टेमेन वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमेन जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टेमेन जो है उसमें 3 पार्ट होता है। एक होता है एंथर, फिलामेंट और थैलेमस। ठीक है ना, एंथर्स में ही मेल का गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन डेवलप होता है।
ठीक है। और फीमेल की बात करें तो फीमेल को गाइनीशियम या फिर पिस्टिल से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आता है। ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे तो प्री फर्टिलाइजेशन की जब बात कर रहे हैं तो प्री फर्टिलाइजेशन में जैसे कि आप देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर कुछ इस तरीके का दिखता है, हाँ ये इस तरीके का तो ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है इसी के अंदर पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है, ये सारा प्रोसेस। तो अब हम लोग बात करते हैं जो सबसे पहला इवेंट है वो है प्री फर्टिलाइजेशन। यानी प्री फर्टिलाइजेशन में जो सबसे पहला चीज़ हम लोग को पढ़ना है वो है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक बार मेल का और एक बार फीमेल का। मेल के गैमेटोजेनेसिस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फीमेल के गैमेट को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर है बेटा ये बात? तो माइक्रो क्यों है और मेगा क्यों है इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। गैमेट्स को उसके मॉर्फोलॉजी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। अगर आइसोगैमस की बात करें तो बेटा बायो कैसे सीखते हैं? वर्ड्स को स्प्लिट करके। आइसो का मतलब सिमिलर और गैमस का मतलब गैमेट, यानी कि जब मेल का गैमेट फीमेल के गैमेट के साथ बिल्कुल सिमिलर होता है उसको कहा जाता है आइसोगैमस। मेल का गैमेट और फीमेल का गैमेट जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है, उसको एनाइसोगैमस कहा जाता है। और ऊगैमस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मेल का गैमेट स्मॉल और मोटाइल और फीमेल का गैमेट लार्ज और नॉन मोटाइल और इमोटाइल होता है। ठीक है, यानी कि फ्लावर में ऊगैमस कंडीशन पाया जाता है। ऊगैमस कंडीशन का मतलब कि मेल का गैमेट छोटा होगा और मोटाइल होगा, यानी कि मोटाइल का मतलब मूव कर सकेगा, और फीमेल का जो गैमेट होता है वो लार्ज और इमोटाइल यानी कि वो मूव नहीं कर सकता है। क्लियर है ये चीज़ें? तो इसीलिए कहा जाता है कि मेल का गैमेट जो फ्लावर में बनता है उसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है और फीमेल का गैमेट जो बनता है उसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। बेसिक बात यह है कि मेल का गैमेट छोटा है तो माइक्रो वर्ड यूज किया गया, माइक्रो के लिए छोटा और मेगा के लिए बड़ा यूज किया जाता है। क्लियर है ये बात? अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे अपना तवज्जो अपना फोकस लेकर चले जाते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल का गैमेट अर्थात पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और जिस सेल से होता है उसका नाम है पॉलन मदर सेल। क्लियर है ये चीज़ें? तो पॉलन मदर सेल जो है वो किस तरीके से बनता है ये चीज़ देखें। तो पॉलन ग्रेन में जो है फर्दर डिवीजन होता है जिससे फॉर्मेशन होता है किसका? पॉलन ग्रेन का। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की अगर बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है पॉलन ग्रेन, यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का जो, जैसे कि आपको एक बात बता दें पहले ही कि ऊगैमस, ये तो बता भी दिए कि ऊगैमस कंडीशन होता है। ऊगैमस कंडीशन का मतलब मेल का गैमेट जो है वह स्मॉल होगा और मोटाइल होगा और फीमेल का गैमेट जो है वो लार्ज और नॉन मोटाइल होगा। ये चीज़ तो बता दिया गया। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि जो एक प्रोसेस मेल का गैमेट के लिए है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है ना बेटा? देखो याद रखो, जो मेल का गैमेट छोटा होता है तो छोटा के लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, फीमेल का गैमेट बड़ा होता है तो मेगास्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जिस सेल से बनता है उसका नाम है पॉलन मदर सेल, यानी कि पीएमसी। याद रखेंगे, पीएमसी यानी पॉलन मदर सेल। और फीमेल का गैमेट बनता है एमएमसी से यानी मेगास्पोर मदर सेल। अब हम लोग का आज का फोकस रहेगा पॉलन ग्रेन के ऊपर और माइक्रोस्कोप पर, यानी इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे और बात करने वाले हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है ना बेटा कि सबसे पहले इनिशियली एक सेल होता है। ठीक है, एक सेल है और उस सेल में क्या होने वाला है? मियोसिस होने वाला है और वो सेल का नाम है पॉलन मदर सेल। तो कोई एक सेल है, उस सेल का नाम है पॉलन मदर सेल। ठीक है, और वह पॉलन मदर सेल डिवाइड होके बनने वाला है माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब आप लोग में से जिन्हों मियोसिस नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस होके हाफ हो जाता है। दैट इज वाई मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है। क्लियर है? तो मियोसिस जो है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन है, मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस की तरह यानी कि इक्वेशनल डिवीजन है। तो पॉलन मदर सेल में मियोसिस हुआ और मियोसिस होने के बाद फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मली टेट्राहेड्रल शेप का होता है और ऐसा अगर बात करें तो वो टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल और भी 2-3 शेप्स की तरह हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है या मोस्ट कॉमनली पाया जाता है वो है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अभी देखिए अब क्या है, मियोसिस है, अब यहाँ पे से मियोसिस 2 होगा। तो मियोसिस 2 में क्या होगा कि माइक्रोस्पोर टेट्राड से, हर एक टेट्राड से क्या बन जाएगा? 4 माइक्रोस्पोर्स बन जाएगा, यानी 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है ये चीजें?
और वह माइक्रोस्पोर क्या करेगा, यानी कि वो उसके अंदर पोटेंशियल पॉलन होगा, फ्यूचर पोटेंशियल पॉलन, यानी कि वह पॉलन ग्रेन में डेवलप कर जाएगा। क्लियर है ये चीज़ें। तो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर से पॉलन मदर सेल से मियोसिस के माध्यम से हो गया, यानी कि पॉलन मदर सेल से बना क्या चीज़, तो भाई ये बना माइक्रोस्पोर टेट्राड, और माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर है। अब तो ये एक प्रोसेस है। अब बात करते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में। तो पॉलन ग्रेन क्या है, एक मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट है। तो इसमें दो सेल स्टेज होता है, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो है लार्जर होता है, जेनरेटिव सेल छोटा होता है। हालांकि जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है। ठीक है। तो वेजिटेटिव ज़्यादातर 60% एंजियोस्पर्म्स के केस में पॉलन ग्रेन जो है वो शेड हो जाता है दो ही सेल अवस्था में, कभी कभी 3 सेल स्टेज हो जाता है। और जब वो पूरी तरीके से मैच्योर होता है तो वो जाके फर्टिलाइजेशन करने का काम करता है एग के साथ। क्लियर है चीज़ पॉलन ग्रेन का। ये चीज़ हो गया। अब पॉलन ग्रेन के बारे में बात करें तो पॉलन ग्रेन जो है वो क्या है, मेल गैमेटोफाइट। तो जब पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है तो इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो पॉलन ग्रेन का 2 लेयर्स प्रेजेंट होता है, एक होता है आउटर लेयर और एक होता है इनर लेयर। तो पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर है, अच्छा पॉलन ग्रेन जो है ना डस्टी सब्सटेंस होता है, फ्लावर के एंथर में ऊपर में प्रेजेंट होता है। छुइएगा तो पाउडर जैसा येलो पियर लगेगा, पियर नहीं येलो, ये तो भोजपुरी भाषा में पियर बोला जाता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन है सब फ्लावर्स के प्रजातियों का अलग अलग हो सकता है। माइक्रोस्कोप पे रख के देखिएगा, स्लाइड पे रख के देखिएगा तो सबका अलग अलग शेप दिखेगा आपको। तो पॉलन ग्रेन जो है वो 2 लेयर्स का हो गया, आउटर हो गया स्पोरोपोलेनिन और इनर हो गया इंटाइन। आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। तो एक्साइन जो है वह बना होता है स्पोरोपोलेनिन का और इंटाइन जो बना होता है वह होता है सेलुलोज का बना हुआ। ठीक है। और इसके अलावा पेक्टिन का भी बना होता है। तो जो स्पोरोपोलेनिन है वह एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अभी तक कोई एसिड, कोई बेस, कोई टेम्परेचर नहीं है जो उसको डिग्रेड कर पाए, यानी बहुत ही हार्ड, बहुत ही खतरनाक, एकदम सख्त होता है। ठीक है। तो अब सपोज कीजिए जैसे ये मार्कर है, ठीक है। तो ये मार्कर अगर कोई लिविंग सेल है तो इसको कोई चीज, इसको आदान प्रदान की जरूरत होगी ना। जैसे कि अगर इसको जिंदा रहना है तो खाना पीना खाएगा ना भाई, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा तो फिर ये अपना बाकी प्रक्रिया कैसे करेगा। तो उसके लिए किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट होना इसके अंदर जरूरी है ना। तो उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन का 2 लेयर होता है, एक होता है आउटर लेयर जिसको कहा जाता है एक्साइन यानी स्पोरोपोलेनिन, और एक होता है अंदर का लेयर जिसको कहते हैं इंटाइन। चलिए ठीक है। अब मान लेते हैं कि यही पॉलन ग्रेन है, ये पूरा हार्ड लेयर से कवर हो गया। क्या हो गया, हार्ड लेयर से कवर हो गया। अब मान लेते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि चलिए ये देख लीजिए, ये मेरे माइक का कवर है। चलिए देख लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये हमारा पॉलन ग्रेन है और ये जो हमारा बैग है, ये बैग हो गया स्पोरोपोलेनिन। चलिए क्या हो गया, स्पोरोपोलेनिन। तो पॉलन ग्रेन के भीतर किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, नहीं ना हो पाएगा। ठीक है, नहीं हो पाएगा। आप ही बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि ट्रांसफर हो पाएगा अगर स्पोरोपोलेनिन पूरी तरीके से कवर कर लिया पॉलन ग्रेन को। जाहिर सी बात है नहीं हो पाएगा। तो कुछ तो उपाय होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जर्म पोर्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, जर्म पोर्स प्रेजेंट होता है, यानी कि पॉलन ग्रेन को पूरी तरीके से स्पोरोपोलेनिन नहीं कवर करता है, कहीं कहीं पे छूटा रहता है, और जहां जहां से छूटा रहता है उसी को जर्म पोर कहा जाता है। यानी जर्म पोर के माध्यम से वहां पर एक्साइन एब्सेंट होता है और एब्सेंट होकर के वहां से आदान प्रदान पास होने लगता है पॉलन ग्रेन में। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। अब पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर स्पोरोपोलेनिन का बहुत हार्ड सब्सटेंस है। चलिए भैया ठीक है, समझ गया। अब इंटाइन के बारे में समझिए। इंटाइन जो है वो सेलुलोज और पेक्टिन के पास, सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है, और जर्मपोर के पास ये भी एब्सेंट होता है। जर्मपोर इसलिए भी होता है ताकि बाद में जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलिन ट्यूब बन के वो गाइड होके चला जाएगा कहाँ, तो भैया फीमेल एग के पास। यही तो मकसद होता है रिप्रोडक्शन में, फीमेल के साथ गैमेट का फर्टिलाइजेशन होना। उसके बाद बहरहाल आगे बात करें तो ये चीज़ हो गया पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में आपने बात कर लिया। पॉलन ग्रेन 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है साइज में, वेरिएबल हो सकता है डिफरेंट प्रजातियों में। और पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन वायबिलिटी की बात कर ले। पॉलन वायबिलिटी की बात करें तो क्या होता है कि प्लांट से गिरने के बाद, प्लांट से पॉलन ग्रेन जमीन पे गिरने के बाद कितना देर तक उसमें कैपेसिटी रहता है कि नया प्लांट को जन्म दे देगा, या उसमें वायबिलिटी कितना देर। जैसे मान लीजिए कि
जैसे होता है ना कि कोई चीज़ है, ठीक है, जो इतना देर तक छोड़ दिए थे तो ख़राब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बोला था ना कि चलिए कोई खाना ही है तो खाने का सामान को कहीं पे रख दिए, ठीक है, और कहीं पे रख दिए, बोला है कि उसको एक दिन तक वैसे ही छोड़ दोगे या खुला छोड़ दोगे तो महक जाता है या ख़राब हो जाता है ना, या उसमें क्रोजन या रैंसिडिटी हो जाता है, ठीक है ना ये बात। तो उसी तरीके से बोला जा रहा है कि पॉलन ग्रेन को कहीं पे रख दीजिएगा तो कितना देर तक उसका जर्मिनेशन करने का कैपेसिटी रहता है, तो जर्मिनेशन करने का कैपेसिटी अलग अलग हो सकता है। जैसे कुछ प्लांट्स है, रोजिसिया वगैरह है, या फिर राइस प्लांट है, जिसमें किसी का 30 दिन चला जाता है, किसी का 30 मिनट रहता है, किसी का मिनट रहता है, किसी का महीना भर रहता है। तो ये पॉलन वायबिलिटी एक ऐसा पीरियड है जिसमें जो है पॉलन का जो पॉलन ग्रेन का जो पीरियड है जर्मिनेशन करने का वो वायबल रहता है। तो पॉलन वायबिलिटी समझ गए कि जितना देर तक पॉलन का जर्मिनेशन करने का कैपेसिटी रहता है उसी को पॉलन वायबिलिटी कहा जाता है। उसके बाद पॉलन एलर्जी की बात करें तो बहुत सारे लोग में अपना एलर्जी का कुछ सिम्टम्स होता है कि वो अगर पॉलन ग्रेन को जाके सूंघ लेंगे ना तो सूंघ लेने से उनका ना खांसी होने लगेगा। अब बहुत ज़्यादा अगर एलर्जी खतरनाक वाला है उनको, मतलब पूरा भोकाल वाला है, तो फिर खांसते खांसते तबाह हो जाएंगे, उनका एल्वियोली और ब्रोंकाई डैमेज होने लगेगा। एल्वियोली क्या है, तो लंग्स में वह साइट है एल्वियोली जहाँ से रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। कोई पूछ दिया है कि लंग्स में कहाँ पर होता है, बताइए, तो ऑक्सीजन और गैस का एक्सचेंज, तो बोलेंगे कहाँ होता है, एल्वियोली में होता है। जैसे कोई भी चोरी चकारी कहाँ पर होता है, कोई भी शहर के बॉर्डर पर होता है, आता है आदान प्रदान करके जो चीज़ गैर कानूनी है उसको लेके चला जाता है। तो उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी के लिए गैर कानूनी है उसको एल्वियोली बॉडी से बाहर निकाल देता है, और जो हमारे लिए कानूनी है यानी कि बहुत ही ज़रूरी है ऑक्सीजन, वहाँ से एल्वियोली उसको ब्लड में भेजने का काम करता है। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो पॉलन एलर्जी जो है वो बहुत ही खतरनाक है और ब्रोंकाइटिस अस्थमा जैसा डिजीज भी कॉज कर सकता है। चलिए अब लास्ट टॉपिक है पॉलन ग्रेन के ऊपर, वह है पॉलन एज सप्लीमेंट, यानी कि इसको पॉलन का एज रिसोर्स या फिर पॉलन एज न्यूट्रिएंट भी लिया जाता है। तो बहुत आपको बता दिया जाए कि पॉलन न्यूट्रिशन में काफ़ी ज़्यादा काम आता है और ये मेटाबॉलिकल रेट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जिस तरीके से एड्रेनलिन ग्लैंड के सिक्रेशन होने के कारण रेट आपके काम करने का बढ़ जाता है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है, एकदम उसी तरीके से पॉलन टैबलेट लेने से जैसे घोड़ा वगैरह या एथलीट वगैरह होता है वो अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए, तेज अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए वह क्या करता है कि पॉलन टैबलेट्स का, पॉलन सिरप का यूज़ करता है, जिसमें जो काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होता है और प्रोटीनिशियस होता है, जो काफ़ी ज़्यादा मेटाबॉलिकल रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो ये था पॉलन एलर्जी। चलिए ये आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी कि हम लोग चैप्टर का 1/3 सेक्शन ख़त्म कर चुके हैं। इंशाल्लाह आगे जल्दी चैप्टर को ख़त्म किया जाएगा और यहीं इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम भी देना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो है थोड़ा सा मेहनत कीजिए और अच्छे से पढ़िए, सारे वीडियोस को अटेंड कीजिए, क्योंकि अभी रात का 11:30 हो रहा है और 12 बजने वाला है। ठीक है, आप टाइम भी देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं आप, 11:30 रात का हो रहा है और हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं आप लोग के लिए। तो ये जो स्पेशल मोमेंटम बैच का मकसद है कि 45 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करना है, कंप्लीट करके रहेंगे, ये हमारा दृढ़ संकल्प है और इसमें आपका भी साथ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये भी चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े, क्योंकि ये जो हम लोग एजुकेशन यूट्यूब पे आके फ्री में दे रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचे। गरीब बच्चों हैं या जो अफोर्ड नहीं कर पाएँ या फिर लॉकडाउन के कारण पढ़ नहीं पाए, उनके लिए ये चीज़ अवेलेबल हो। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिए और बताइए कि आयान सर ने मोमेंटम बैच स्टार्ट किया है, जिसमें उन्होंने 45 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रण लिया है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अब क्रैश कोर्स में मैं आपके साथ आ गया हूं और अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें लेक्चर देने के साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कशन कराऊंगा। इन सब वीडियोस को आप पॉडकास्ट की तरह अपने फ्री टाइम में सुन सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस भी रखूंगा। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही, लेकिन बस इतना ही नहीं, क्योंकि सफ़र जो है हमारा काफ़ी लंबा है, कम से कम 45 दिनों का सफ़र है। ठीक है, मोमेंटम बैच, गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज़।